हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। हम लोग जैसा कि आपको पता होगा बीपीएससी 4.0 के लिए बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे क्लासें हो चुकी हैं उनमें से सारे पीवाईक्यू हुए हैं। और जो भी बीपीएससी ने अभी तक पूछे हैं, जो भी बीपीएससी ने अभी तक टीआरई के क्वेश्चन हैं वो कराए जा चुके हैं आपको, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री का पोर्शन, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और इकोनॉमी का, पॉलिटी का और फिजिक्स, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। और अब जो हमारा चला है वो आपका जूलॉजी चलेगा, जूलॉजी चल रहा है। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और हेल्पफुल भी होगी अगले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारे टीआरई के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये देखो टीआरई 3 में प्राइमरी पे पूछा गया था री एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। और अभी तक आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए वीडियो में देखिए जाके, सारे क्लासें इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी अपनी तैयारी को बूस्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, फोकस दूरी में। नोट कीजिएगा, फोकस दूरी की बात कर रहा है तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फैक्ट की बात करें, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है सिलियरी मसल्स है। कर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, और कर्निया का क्या कार्य होता है, प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है की बात कर रहा है। तो थायराइड, पिट्यूटरी या लैक्रिमल, ये सारी ग्रंथियाँ जो होती हैं अंतःस्रावी हैं। तो राइट आंसर इसमें डी दिया गया है, बट ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है और सारी ग्रंथियाँ जो है अंतःस्रावी हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये। तो राइट आंसर हमारा इसमें ये हो जाएगा। ये यूथ की बुक में कुछ त्रुटियाँ भी दे रखी हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो ये अगर तरल माध्यम की बात करें रक्त में तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा। क्योंकि रक्त में प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। ठीक है, 55%। और राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, प्लविका या प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फैक्ट की बात करें देख लेते हैं। रक्त का एक तरल माध्यम होता है, ये एक तरल माध्यम है। ठीक है, और ये हल्के पीले रंग का होता है, चिपचिपा और क्षारीय होता है। ठीक है, जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग होता है और शेष भाग जो होता है 45%, ये इसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल और शेष 10% जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, और प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्लाज्मा की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। तो ये एमिनो एसिड में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। फैक्ट देखेंगे, पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। क्या, प्रोटीन। और वसा जो होता है ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में, ये टूट जाते हैं। और प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग जो होता है बच्चों में, ये किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी से होता है और इसको मैरास्मस भी बोलते हैं। और क्वाशियोकर, ठीक है, ये इसी के कारण होता है।
प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में त्रुटिपूर्ण होमोग्लोबिन निम्न में किस में दिखता है? रक्त में त्रुटिपूर्ण जो डिफेक्टिव होमोग्लोबिन होता है किस में दिखता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दात्र कोशिका अरक्तता, रक्तगुल्म, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। होमोफीलिया, जी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया। तो दात्र कोशिका या अरक्तता भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, क्या प्लीहा में होता है, पेट में या यकृत में? तो मलेरिया जो परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, वो लीवर में रहता है, तो इसका भंडारण स्थल लीवर हो जाएगा, यकृत राइट आंसर सी। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है 2-3 एग्जाम में भी, TRE 3 में और ये एग्जाम में। फैक्ट की बात करें तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी होता है ये, और यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छर काटने से इंसानों में फैलता है। जी बिल्कुल, मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से या किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं, तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं, जहां वे 1 वर्ष तक निष्क्रिय रहते हैं। कितने साल तक? 1 साल तक ये पड़े रहते हैं, कोई एक्टिव नहीं रहते हैं। 1 साल तक ये निष्क्रिय रह सकते हैं, और जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वे यकृत से निकलकर मलेरिया परजीवी का भंडारण यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं में चले जाते हैं और संक्रामित कर देते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल जो है यकृत है। जी बिल्कुल, तो ये अनफैक्ट थे हमारे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर इसमें सेरेबेलम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं बॉडी में, उनको नियंत्रित करता है सेरेबेलम। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र की बात कर रहा है तो गर्भाशय, अंडाशय हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें शुक्रवाहिका, ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, गर्भाशय और अंडाशय मादा में पाया जाता है, ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, तो नहीं पूछा गया है तो शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नली की दीवारों के संकुंचन और विस्तार की गति कहलाती है। आहार नली की दीवारों की बात कर रहा है, संकुंचन और विस्तार की बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा क्रमानुकुंचन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है? तो देखते हैं, तो ये आंतरिक कर्ण में होता है, इंटरनल ईयर में। ठीक है, एंडोलिम्फ जो होता है कान में पाया जाता है। फैक्ट देखें तो ये तरल पदार्थ होता है। ठीक है, आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लेवरिये में मौजूद है, और कर्णवत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम होता है ये? एथिल एल्कोहल को परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा? इन्वर्टेस, मल्टेज या जाइमेज? तो ये हमारा जाइमेज हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये प्रक्रिया जो होती है किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से होती है। ठीक है, परिवर्तित जो होता है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज एंजाइम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त पट्टिकादु मदद करते हैं, तो ये RBC उत्पादन में, रक्त स्कंदन में, या फिर WC उत्पादन में, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं।
रक्त स्कंदन में। तो बी करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा। फैक्ट की बात करें तो जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है सामान्यतः कितनी पाई जाती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक माइक्रोलीटर प्रति माइक्रोलीटर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में, 1.5 से 4.5 लाख। और ये कोशिका द्रव से बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, पैनक्रियाज अग्नाशय। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान तो ये 3 पदों में इसका निष्पादन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। फैक्ट की बात करें, एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, और ग्लूकोज को एटीपी में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव डीऑक्सीडेटिव और डीकार्बोक्सिलेशन के समय, और दोबारा जो होता है क्रेब्स चक्र के दौरान। तो ये प्रक्रिया जो है 3 चरण में होती है। ठीक है, ध्यान ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो गुर्दे की बात कर रहा है किडनी, तो ये नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। इकाई क्या है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर फैक्ट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूल उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन। गुर्दे के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। टैकीकार्डिया की बात करें तो हृदय गति है इसमें फास्ट हो जाती है, बीपी हमारा हाई हो जाता है। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन को अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति जो है सामान्य से बहुत तेज हो जाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा, तेज। लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। दुग्ध उत्पादन से, लैक्टिक अम्ल स्राव से। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, वसा अवशोषण से। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा वसा अवशोषण। लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करता है, जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप दे देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो ये भी देखते चलें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियस भी इनको बोला जाता है, उभयचर भी बोला जाता है। तो सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, फेफड़े का, त्वचा का या गिल का। ये तीनों का प्रयोग करते हैं जो उभयचर प्राणी होते हैं, जैसे कि मछली हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीनों उपरोक्त में से एक से अधिक। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं। ठीक है, उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से होता है और ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। इनके
हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3। कितने? 3 चैम्बर पाए जाते हैं उभयचरों में, और इनका जो खून होता है ठंडा होता है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का मल्टोज में रूपांतरण, वसा का विटामिन में रूपांतरण। तो सही आंसर है इसमें हमारा बी, स्टार्च का मल्टोज में रूपांतरण। ये लार का कार्य होता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव आँख पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जी बिल्कुल, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। रेटिना ऊतक की पतली परत है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेदित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। तो किसका हृदय जो है अशुद्ध रक्त ही पंप करता है? सार्क के मामले में व्हेल, छिपकली। तो सार्क का जो हृदय होता है यह अशुद्ध रक्त को पंप करता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है? मीठा जीव होता है, कड़वा भी होता है, नमकीन भी होता है, उमामी होता है और खट्टा भी होता है, लेकिन मसालेदार और तीखा नहीं होता है। जीभ में हमारे कितने तरह का स्वाद होता है? 5 तरह का। ठीक है, लेकिन मसालेदार और तीखा नहीं होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है? नहीं है। तो 4 और 7, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। ये चपटा, नीचे और धंसा हुआ। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, मस्तिष्क के कौन से भाग का रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण मतलब ये पूछ रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? और रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। तो वैसे तो इसमें आंसर है हमारा ए माना गया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार इसमें आंसर रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस दे रखा है, और लेकिन जो मैंने सर्च किया है उसमें राइट आंसर पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम दिया गया है। तो राइट आंसर हम सी मान के चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम ही दिया गया है। तो बाकी आपका क्या कहना है? अगर आप बाकी आप देख लेना। अगर आप कुछ बताना चाहें या कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन जो मैंने सर्च की है उसमें मुझे लगता है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। बाकी ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है, वो दिखा देते हैं हम आपको। कहाँ गया? चलिए, जो भी आगे आएगा तो देख लेंगे। जब ये क्वेश्चन आगे दिखाई पड़ेगा तब बात करेंगे इस पर। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पीयूष ग्रंथि
का कार्य है। क्या कार्य होता है पीयूष ग्रंथि का? तो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, जी बिल्कुल, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। फैक्ट देखें तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। किसके आकार की? मटर के आकार की। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह अन्य श्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कौन से भाग को? ऑप्शन बी कर्निया। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड सुनने को मिल रहा होगा आपको, इस वजह से। तो अगली वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।